हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स की क्लासेस अ कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ कॉमर्स एजुकेशन में। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुडविल के बारे में। आज हम जानेंगे कि बेसिकली गुडविल क्या होती है, उसका क्या मीनिंग है, उसकी कैसे वैल्यूएशन की जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल गुडविल के बारे में देंगे और उसके जो कंसेप्ट फॉर्मूलेज हैं उसके बारे में आपको जानकारी देंगे और उन फॉर्मूलों को यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट पैकेज देने वाले हैं गुडविल के कंसर्न में। तो आइए गाइस, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो अपनी। गाइस, आपको पूरी नॉलेज लेनी है तो आप हमारी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें और कंसर्न नॉलेज को अपने पास आप नोट कर सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम गुडविल के बारे में। तो गाइस, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम बात करते हैं यहाँ पर। मीनिंग ऑफ गुडविल की पहले इसमें हम कह सकते हैं कि अ बिजनेस विल बी एबल टू अर्न गुड प्रॉफिट। This means good profit is the result of the reputation that the business has built up. This is a very valuable asset and is known by the name of goodwill. तो गाइज, हम ये कह सकते हैं कि गुडविल को हम ख्याति बोलते हैं, यानी कि ख्याति व्यापार का वह लाभ है जिससे कोई फर्म अपने उस नाम या व्यापारिक संबंधों के फलस्वरूप प्राप्त करती है, जिससे वह अपने सद्व्यवहार या उत्तम माल या सेवाओं आदि के द्वारा उत्पन्न करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस का एक जो प्रॉफिट जो कि उसकी प्रेस्टीज या उसकी रेपुटेशन की वजह से बढ़ता है या मिलता है, तो उसे हम फिर गुडविल कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो कंपनी इस प्रॉफिट को अपनी गुडविल की वजह से कमाती है। तो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की ही। गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स। तो गाइस, आपको ध्यान रखना होगा, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स होती है, सिंस इट कैन नॉट बी सीन और टच बट इट कैन बी फेल्ट। तो हम ये कह सकते हैं गुडविल जो होती है हमारी एक इंटेंजिबल असेट्स है, जिसको कि हम ना तो छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, केवल इसको हम महसूस यानी कि फील कर सकते हैं। द टर्म गुडविल इज जनरली यूज टू डिनोट द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम कनेक्शन एंड रेपुटेशन। तो हम ये कह सकते हैं गुडविल जो होती है वो किसी भी फर्म की एक जनरली जो उसकी कनेक्शंस होती हैं, जो रेपुटेशंस होती हैं, उसको डिनोट करती है या उसको वो दर्शाती है। यानी कि ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है, क्योंकि इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, लेकिन इसे केवल महसूस किया जा सकता है। ख्याति शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर व्यापारिक संबंधों और प्रतिष्ठा से उत्पन्न लाभ को दर्शाने के लिए किया जाता है। गाइज, हमने यहाँ कोशिश की है कि जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका भी हमने ध्यान रखा है, तो इसलिए हमने जो लैंग्वेज है वो दोनों में आपके लिए तैयार की है, ताकि आपको इंग्लिश में भी इजीली समझ में आ सके और हिंदी के स्टूडेंट को हिंदी में भी इजीली समझ में आ सके। तो गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं हम इनके मेथड की। तो यहाँ मेथड की बात करते हैं, तो मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात करते हैं अगर हम, तो इसमें जो मेथड है इसमें सबसे पहले आता है हमारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको हम औसत लाभ विधि बोलते हैं। सेकंड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसको भारित औसत लाभ विधि बोलते हैं। थर्ड आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम अधिलाभ विधि बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें गाइस कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम पूंजीकरण विधि बोलते हैं। नेक्स्ट एन्युटी मेथड, जिसको वार्षिकी वृत्ति विधि बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा परचेज कंसिडरेशन मेथड, जिसको हम क्रय प्रतिफल विधि बोलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो गाइस, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब हम गुडविल को निकालते हैं तो उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका वैल्यू ऑफ गुडविल का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। यानी कि इसमें आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को तो कंप्यूट करना है, निकालना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन के रूप में गिवन होगा। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपको कितने ईयर परचेज के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू करने के लिए प्रॉफिट में उसकी मल्टीप्लाई करनी है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो गाइस, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर। यानी कि हमें पहले टोटल फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट को निकालना होगा, और जो नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि जितने ईयर का हमें प्रॉफिट गिवन होगा उसकी हम इसमें डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल कर आएगा। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम औसत लाभ विधि बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हमें ख्याति का मूल्य निकालने के लिए औसत शुद्ध लाभ की मल्टीप्लाई करते हैं वर्षों के क्रय की गई संख्या के आधार पर, और औसत शुद्ध लाभ को निकालने के लिए हमें जो कुल लाभ होता है उसमें जो वर्षों की संख्या होती है उसका डिवाइड कर दिया जाता है। तो गाइज, हम बात करते हैं पहले कंप्यूटेशन ऑफ टोटल फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट की। जैसा भी लास्ट आपको अपना फॉर्मूला बताया कि जो हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल होती है उसको हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज से निकालते हैं, जबकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए हमें टोटल फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स की जरूरत पड़ती है। तो हमें यहाँ टोटल फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट को निकालना है, तो उसके लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने एक फॉर्मेट के रूप में आपको ये तैयार किया है। सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको कंसोलिडेट
कंसोलिडेटेड रूप में देना चाहते हैं ताकि हम आपको कम समय में कम चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा आपको दे सकें। तो गाइज़ यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉफिट अर्न की। सबसे पहले आपको जो गिवन प्रॉफिट होगा आप उसको लिखेंगे, इसमें आप ऐड करेंगे अगर कोई एब्नॉर्मल लॉस है तो आप उसे ऐड कर देंगे, अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन दिया हुआ है तो आप उसको लेस कर देंगे, कोई आपको इंटरेस्ट या इनकम और इन्वेस्टमेंट दिया है तब भी आप उसको लेस कर देंगे। उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आएगा वो आता है हमारा एवरेज प्रॉफिट। इसमें आप फिर ऐड कर देते हैं एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो आप फ्यूचर में नहीं करेंगे तो आप उसको इसमें ऐड कर देंगे। और इनकम टू बी अर्न इन फ्यूचर, अगर कोई इनकम ऐसी है जो कि अब फ्यूचर में होगी तो उसे भी आप इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि कोई ऐसे खर्चे जो पहले पास्ट में होते थे अब फ्यूचर में नहीं होंगे तो आप उसको ऐड करना होगा। और कोई ऐसी इनकम जो अब आगे फ्यूचर में होगी, पहले नहीं होती थी, तब उसको भी आपको ऐड करना होगा। उसके बाद जो इनका टोटल आएगा उसमें से आप लेस करेंगे एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो हमें फ्यूचर में पे करने हैं, यानी कि ऐसे खर्चे जो पहले नहीं होते थे अब आगे होंगे तो उसे आपको लेस करना है एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर के नाम से। इसके अलावा इनकम नॉट टू बी अर्न इन फ्यूचर, यानी कि कोई ऐसी इनकम जो कि अब फ्यूचर में नहीं होगी तो उसे भी हमें लेस करना है। रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर, अगर कोई प्रोप्राइटर है हमारे तो उनका कोई पारिश्रमिक है अगर पार्टनर्स का, अगर वो दिया हुआ है क्वेश्चन में जो पहले नहीं दिया जाता था वो आगे दिया जाएगा तो उसको भी आपको लेस करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई इनकम टैक्स दिया हुआ है तो उसे भी हमें लेस करना है, क्योंकि गुडविल निकालते समय बेसिकली हमें उस प्रॉफिट को ध्यान में रखना होता है जो कि बिजनेस का प्रॉफिट है और जो रेगुलर प्रॉफिट है जो कि टैक्स काटने के बाद जो शेयर जो हमारे ओनर होता है उसको वो प्रॉफिट मिलता है, या जो कंपनी के या फर्म के पास जो एक्चुअल में प्रॉफिट बचता है हमें उस प्रॉफिट को ध्यान में रखना होता है। इसलिए जो भी हमारे एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो अब फ्यूचर में होंगे पहले नहीं होते थे उन्हें हमें लेस करना होगा। गाइस इसको और डिटेल में समझें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हमने थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी मीडियम के जो बच्चे उनको ध्यान में रखते हुए भी इसको तैयार किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गाइस कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट अर्न जिसको हम बोलते हैं अर्जित लाभ, यानी कि जो अर्जित लाभ होता है उसमें आपको ऐड करना होता है एबनॉर्मल लॉस को। एबनॉर्मल लॉस यानी कि जो अनुपार्जित हानि होती है इसमें आपको लेस करना है एबनॉर्मल प्रॉफिट या गेन जिसको अनुपार्जित लाभ बोलते हैं। फिर इसको आपको लेस करना है इंटरेस्ट या इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यदि आपको कोई विनियोग पर ब्याज या उसकी आय दी हुई है तो भी आपको लेस करनी है, क्योंकि गाइस ये हमें ओनली ऑन उसी प्रॉफिट को लेना है जो हमारे बिजनेस ओरिएंटेड है, जो हमारे बिजनेस के बाहर का प्रॉफिट है उसे हमें इसमें शामिल नहीं करना होता है। तो इसके तरीके से हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो एवरेज प्रॉफिट हो जाता है। अब उसमें हमें ऐड करना है यदि एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में ना होने वाले व्यय को हमें ऐड करना है और भविष्य में होने वाली आय को हमें भी ऐड करना है। इसके अलावा एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर यानी कि भविष्य में होने वाले व्यय को लेस करना है, जबकि भविष्य में ना होने वाली आय को भी लेस करना है। इसके अलावा अगर कोई आपने इनकम टैक्स यानी कि आय कर दिया है तो आपको उसे भी लेस करना है। तो इस तरीके से जो हमें प्रॉफिट मिलता है गाइस वो हमारा फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट होता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे हमने एक फॉर्मेट के रूप में तैयार किया है ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। तो गाइज अब हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो भी हमने आपको यहाँ पे कुछ वर्डों का यूज़ करा, जैसे एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल प्रॉफिट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस नॉट टू बी पेड इन फ्यूचर, इनकम अर्न टू बी फ्यूचर, एक्सपेंसेस टू बी पेड इन फ्यूचर, इनकम नॉट टू बी अर्न इन फ्यूचर, इनकम टैक्स पेड, इन सब के बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी होता है बेसिकली ये क्या हमारे लॉस और गेन्स है, इनको हम क्या करते हैं ऐड करना या लेस, तो उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, आप कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, वास्तविक औसत लाभ की गणना करने के लिए कुछ एक वर्ड है जिनकी हमें जानकारी होनी जरूरी चाहिए। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं एब्नॉर्मल लॉस की। एब्नॉर्मल लॉस ऑफ ए ईयर सच एज ए लॉस फ्रॉम फायर और थेफ्ट ईटीसी शुड बी एडेड बैक टू द प्रॉफिट ऑफ दैट ईयर, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसको असाधारण हानि को कि किसी भी वर्ष की जो असामान्य हानि होती है, चाहे वो आग लगने की वजह से हो, चोरी आदि की वजह से हो जाए, तो उसे वापस हमें उस प्रॉफिट में ही जोड़ना होगा जिस प्रॉफिट में से हमने इसको लेस किया था। यानी कि एब्नॉर्मल लॉस को हमें अपने प्रॉफिट में जोड़ना होता है, क्योंकि ये ऐसा लॉस है जो बार बार होने वाले नेचर का नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर का है ये हमारा एक्सपेंसेस, क्योंकि अभी बार बार ये नहीं होगा, इसलिए हम इसको अपना लॉस प्रॉपर गुडविल निकालने के लिए नहीं मान सकते हैं, तो आपको इसे वापस ऐड करना होगा। उसी तरीके से गाइस नेक्स्ट आता है एब्नॉर्मल गेन। एब्नॉर्मल गेन ऑफ ए ईयर सच एज इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन और लॉटरी ईटीसी शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम आउट ऑफ द
ईयर प्रॉफिट। तो ये कह सकते हैं हम कि जो एबनॉर्मल गेन होता है गाइस, तो उसको हमें क्या करना होता है कि उसे हमें अपने प्रॉफिट में से लेस करना होता है। यदि हमने उसको प्रॉफिट में ऐड कर रखा है तो गुडविल की कंप्यूटेशन करते समय जो प्रॉफिट हमें चाहिए उसमें एबनॉर्मल लॉस को जोड़ते हैं और एबनॉर्मल गेन को घटाते हैं, लेस करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक वर्ष का सामान्य लाभ जैसे सट्टा या लॉटरी आदि से होने वाली आय को उसे उस वर्ष में से घटा देना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ द प्रॉफिट दैट ईयर बिकॉज ऑफ दिस इनकम इज नॉट रिलेटेड टू द जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस। तो हम ये कह सकते हैं गाइस कि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो होता है ये हमारा जनरल जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस का उसके कंसर्ट की इनकम नहीं मानी जाती है, जबकि ये हमारे बिजनेस के बाहर की इनकम होती है, क्योंकि इस पैसे को हमने बिजनेस के बाहर किसी अदर काम में इन्वेस्ट किया है और उसका हमें इंटरेस्ट मिला है, तो वो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट या ट्रेड प्रॉफिट नहीं माना जाता है, वो हमारी अदर इनकम के रूप में मानी जाती है। उसको हम गुडविल निकालते समय शामिल प्रॉफिट में नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने कोई प्रॉफिट जो दिया हुआ है उसमें अगर इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी ऐड है तो अब हम उसे लेस कर देंगे। तो गाइस हम कह सकते हैं कि व्यवसाय से बाहर जो धन विनियोग किया जाता है उससे होने वाली आय को संबंधित वर्ष की आय में से घटा देना चाहिए, क्योंकि इस आय का संबंध व्यवसाय की सामान्य वास्तविक क्रिया अथवा गतिविधियों से नहीं होता है। तो गाइज इसे हमें क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो गाइज नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेंसेस दैट विल नॉट बी इनकरेड इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में ना होने वाले व्यय। इफ सम पास्ट एक्सपीरियंस विल नॉट बी इनकरेड इन फ्यूचर दैट दे आर एडेड इन द एवरेज प्रॉफिट। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई व्यय जो पहले होते थे परंतु अब भविष्य में नहीं होंगे तो ऐसे व्ययों को आपको औसत लाभ में वापस जोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से गाइज एक्सपेंसेस दैट विल ऑक्यूर इन फ्यूचर, यानी कि भविष्य में होने वाले व्यय, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इफ़ सम न्यू एक्सपेंसेस आर लाइकली टू बी इनकरेड इन फ्यूचर दे आर डिडक्टेड फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट। यानी कि यदि कोई व्यय जो पहले होते थे परंतु अब भविष्य में पहले जो व्यय यानी कि ऐसे व्यय जो पहले नहीं होते थे और अब आगे भविष्य में होंगे, तो आपको ऐसे एक्सपेंसेस को, ऐसे लॉसेस को क्या करना है, घटा देना चाहिए। किस में से, प्रॉफिट में से। यानी कि जो ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले होते थे अब आगे नहीं होंगे तो उसे आपको ऐड करना है। उसी तरीके से ऐसे एक्सपेंसेस जो पहले नहीं होते थे अब आगे होंगे उनको आपको लेस करना होगा। गाइस इसी तरीके से कुछ हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज दैट इनकम विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस सच एज इनकम फ्रॉम रेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी इनकम हमारी जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी कि जिस इनकम को कमाने के लिए हमारा जो बिज़नेस का परचेज और सेल्स हम करते हैं, जिसको हम अपना ट्रेड या अपने बिज़नेस बोलते हैं, उस का होना ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब जैसे रेंट हमने किसी चीज़ से रेंट रिसीव किया तो वो हमारा बिजनेस के अलग इनकम मानी जाती है। तो ऐसी इनकम को भी हमें क्या करना होता है, डिडक्ट करना होता है अपने प्रॉफिट में से, जिसको हम गैर संचालन आय भी बोलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वे आय जिसका वास्तविक क्रियाओं से कोई संबंध नहीं है, जैसे किराए से आय आदि, उसे उस वर्ष के लाभ में से घटा देना चाहिए। After above adjustment, the average profit is calculated and out of which the following adjustment related to future should be made to arrive at actual average profit or future maintained profit। तो गाइस हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि उपयुक्त समायोजनाओं के करने के बाद जो गत वर्ष के लाभों का साधारण औसत लाभ ज्ञात किया जाता है और उसमें से भविष्य से संबंधित जो भी निम्नलिखित हमारी आवश्यक हैं समायोजनाओं, वास्तविक औसत लाभ या भविष्य में बनाए जाने वाले योग्य लाभ की गणना की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि हमारे पास जो भी ऐसे आइटम होती हैं जो फ्यूचर में होंगे और या नहीं होंगे, उन सब की एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो हमारा फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट कहलाएगा। तो गाइज इसमें हमारे पास जो कुछ आइटम है उसमें जैसे हम कह सकते हैं कि रेमुनेशन टू प्रोप्राइटर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो व्यवसाय के स्वामियों का जो पारिश्रमिक होता है तो वो भी हमें इसमें घटाना होता है। इन फ्यूचर ईयर रेमुनेशन टू द प्रोप्राइटर सैलरी आर लाइकली टू बी पेड, इट शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
तो हम ये कह सकते हैं कि आपने जब एवरेज प्रॉफिट की कंप्यूटेशन कर रहे हैं या की है और उसमें आपके पास कोई आइटम रेमुनेशन और प्रोप्राइटर के रूप में आता है या प्रोप्राइटर का रेमुनेशन होता है, तो उसे भी आपको अपने प्रॉफिट में से घटाना होता है। यदि व्यापार के स्वामियों को पारिश्रमिक वेतन अब तक नहीं दिया जाता था परंतु भविष्य में देना है, तो उसे भी औसत लाभ में से घटा दिया जाएगा। इनकम टैक्स की अगर बात करें हम, तो आफ्टर मेकिंग द अबव एडजस्टमेंट द बैलेंस लेफ्ट एज एवरेज प्रॉफिट विल बी टैक्स्ड एज पर इनकम टैक्स रेट। दिस इनकम टैक्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द सच बैलेंस लेफ्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट की जब हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो उसमें हमने जो अब तक सारी चीज़ें ऐड और लेस की हैं, उसके बाद जो हम पे बैलेंस बचता है उसमें से अगर क्वेश्चन में आपको इनकम टैक्स भी दिया हुआ है तो फिर आपको इनकम टैक्स की वैल्यू को उसमें से लेस करना होगा ताकि आप उसकी एवरेज प्रॉफिट को एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के रूप में निकाल सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि उपयुक्त समझना करने के बाद जो औसत लाभ शेष होता है उस पर आयकर की दर से जो आयकर की गणना की जाती है, इस आयकर को औसत लाभ की राशि में से घटा देना चाहिए। तो गाइज इस तरीके से हम इसको फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट को कंप्यूटेशन कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी तक हमने जो बात करी वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करी थी, जिसमें हमें जो फ्यूचर मेंटेन प्रॉफिट है उसको हमें समझना जरूरी था क्योंकि वो हमारा हर मेथड में यूज़ आएगा, तो उसको हम डिटेल में आपको समझाना चाहते थे, इसलिए हमने आपको न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मेट के रूप में भी हमने आपको दिया और उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी आपको दी। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड की, जिसको हम भारित औसत लाभ विधि भी बोलते हैं। तो गाइस इसका एक फॉर्मूला हो जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, यानी कि भारित औसत लाभ की बात करें तो कुल गुणनफल अपॉन कुल भार। तो वैल्यू ऑफ गुडविल की बात करें तो इसका फॉर्मूला हो जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी कि ख्याति का मूल्य का फॉर्मूला हो जाएगा भारित औसत लाभ इनटू वर्षों की क्रय का गुना। तो जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है उसको निकालने का फॉर्मूला हो जाता है आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, यानी कि भारित औसत लाभ निकालने का फॉर्मूला हो जाता है कुल गुणनफल अपॉन कुल भार। तो गाइज नेक्स्ट आता है हमारा मेथड, वो होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने का सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम सुपर प्रॉफिट मेथड को अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ गुडविल को निकालने का फॉर्मूला रखेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जिसमें सुपर प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल ऑब्लिक वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को जैसा भी हमने लास्ट सिंपल एवरेज प्रॉफिट बताया था उसके अकॉर्डिंग निकालना है आपको, यानी कि टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं, जबकि वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ये भी आपको अभी लास्ट हमने बताया। इसके बाद हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है नॉर्मल प्रॉफिट की। तो जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है तो उसको निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट इसका होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का वो होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, 100 फॉर्मूले में लगा देते हैं, जबकि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की कंप्यूटेशन हमें करनी होती है। तो उसकी कंप्यूटेशन करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा। तो उसके साथ में हमने यहाँ पे हिंदी में भी आपको समझाया है कि अधिलाभ इसको विधि बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड को अधिलाभ विधि बोलते हैं। तो फॉर्मूला हो जाता है ख्याति का मूल्य बराबर अधिलाभ इनटू वर्षों की क्रय का गुना, जबकि अधिलाभ यानी कि सुपर प्रॉफिट बराबर हो जाता है वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। वास्तविक औसत लाभ का फॉर्मूला हो जाता है कुल लाभ अपॉन वर्षों की संख्या, जबकि अधिलाभ निकालने का फॉर्मूला होता है भारित औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, और भारित औसत लाभ का हो जाता है कुल गुणनफल अपॉन कुल भार। तो हमने यहाँ पे ये दोनों तरीके से आपको बताया है कि अगर आपको वास्तविक औसत लाभ से निकालना है तो आपका सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाता है अधिलाभ बराबर वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य दर, जबकि वास्तविक औसत लाभ निकालने का फॉर्मूला हो गया कुल लाभ अपन वर्षों की संख्या। अगर आप इसको भारित औसत लाभ से निकालना चाहते हैं यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला हो जाता है अधिलाभ बराबर भारित औसत लाभ माइनस सामान्य दर, भारित औसत लाभ बराबर हो जाता है कुल गुणनफल अपन कुल भार, जबकि सामान्य लाभ को निकालने का फॉर्मूला हो जाता है औसत विनियोजित पूंजी मल्टीप्लाई प्रचलित ब्याज दर अपॉन 100। अब गाइस हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर जब हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसमें हमारे पास जो मेथड होते हैं उसमें मेथड है हमारा, इसमें देयर आर 2 मेथड फॉर वैल्यूइंग गुडविल अंडर दिस हेड।
तो हमारा नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। आपको पहले सिंपल एवरेज मेथड बताया, फिर वेटेड एवरेज मेथड बताया, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड बताया, और हम बात कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। तो गाइस कैपिटलाइजेशन मेथड की जब हम बात करते हैं तो इसमें देयर आर 2 मेथड फॉर वैल्यूएशन गुडविल अंडर दिस हेड। इस विधि में ख्याति को ज्ञात करने की निम्नलिखित 2 विधियाँ होती हैं, जिसमें पहली है आपकी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। यानी कि पहली है औसत लाभ पूंजीकरण विधि, जबकि दूसरी है अधिलाभ पूंजीकरण विधि। तो गाइज इसकी डिटेल में समझते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल में बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड की, जिसमें हम बात करते हैं औसत लाभ पूंजीकरण विधि से ख्याति की राशि की गणना कैसे की जाती है। तो इसमें सबसे पहले आपको जरूरत पड़ता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि हमें इसमें सबसे पहले निकालनी होगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट लेस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये वैल्यू आती है हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्य। अब इसमें गाइस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं आप। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आपको एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना हमने अभी आपको सिखाया था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होता है और आप उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। इसी के साथ में इसको हम बोल सकते हैं औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य का वास्तविक औसत लाभ अपॉन प्रत्याय की सामान्य दर, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब इसमें सेकंड बात करते हैं हम इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल की बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। तो गाइज इसमें जो सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी कि ख्याति का मूल्य निकालने के लिए इसमें हम बात करते हैं अधिलाभ अपॉन सामान्य प्रत्याय दर इंटू 100 की। तो गाइस नेक्स्ट बात करते हैं हम एन्युटी मेथड की। तो एन्युटी मेथड का जो फॉर्मूला होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं वार्षिक वृद्धि विधि। इसमें हम बात करते हैं व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज लेस देन ₹1। तो गाइज इसमें हम जो बात कर रहे हैं उसमें फॉर्मूला होता है आपका वैल्यू ऑफ गुडविल का सुपर प्रॉफिट इंटू 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। यानी कि एन्युटी जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है हमारा एन्युटी मेथड, जिसको हम वार्षिक वृद्धि विधि बोलते हैं। और इस मेथड के अकॉर्डिंग जब हम इसकी कंप्यूटेशन करते हैं तो उसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला कि जो हमारी एन्युटी की वैल्यू दी है यदि वो ₹1 से कम है तो उसकी जो वैल्यूशन की जाएगी गुडविल की, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू 1 अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। जबकि अगर हम इसको कह सकते हैं कि जब वर्तमान मूल्य ₹1 से कम है तो फॉर्मूला हो जाता है ख्याति का मूल्य बराबर अधिलाभ इंटू 1 अपॉन वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। तो गाइज ये होता है एन्युटी मेथड में जब हमारी एन्युटी की वैल्यू ₹1 से कम दी हुई हो। अब इसी के साथ में हम बात करते हैं कि जब एन्युटी मेथड में कि जब हमारी एन्युटी की वैल्यू ₹1 से ज़्यादा दी है तब, तो जब एन्युटी की वैल्यू ₹1 से ज़्यादा दी है तब हम यहाँ बात करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल की, जिसका फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। यानी कि जब व्हेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज मोर देन 1 है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। यानी कि जब वर्तमान मूल्य ₹1 से अधिक है तो ख्याति का मूल्य हो जाता है अधिलाभ इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा मेथड परचेज कंसिडरेशन मेथड, जहाँ पर हम इसकी बात करते हैं। तो गाइस इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो मेथड होता है उसमें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्राइस रिसीव फॉर द सेल ऑफ बिजनेस इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन। द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट असेट्स ऑफ द बिजनेस असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो हम ये कह सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये होता है कि जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं और उसकी असेट्स से ज़्यादा के लिए हम उसको पेमेंट करते हैं तो जो हम एक्सेस अमाउंट पेमेंट करते हैं उसी को ही हम गुडविल कहते हैं। दिस कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला गिवन बिलो। हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे अपनी स्कीम पे देख रहे हैं आप, परचेज कंसिडरेशन लेस कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल हो जाता है वैल्यू ऑफ गुडविल के। तो गाइस इसी तरीके से हम यहाँ पे और इसको हिंदी में भी समझा सकते हैं। परचेज कंसिडरेशन मेथड को हम क्रय प्रतिफल विधि बोलते हैं। यानी कि किसी व्यवसाय के खरीदने के एवज में व्यवसायी को जो मूल्य दिया जाता है उसको क्रय प्रतिफल यानी कि परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। और इस विधि के अंतर्गत किसी व्यवसाय को क्रय करते समय उसमें
विनियोजित पूंजी यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड से जितना भी अधिक क्रय प्रतिफल दिया जाता है उसी को ही हम ख्याति यानी कि गुडविल का मूल्य समझा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि क्रय प्रतिफल में से विनियोजित पूंजी को राशि को घटा देने से जो शेष बचता है वह ख्याति यानी कि गुडविल का मूल्य माना जाता है। यानी कि निम्नलिखित सूत्र की सहायता से ख्याति का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि परचेज कंसिडरेशन बराबर होता है आपका क्रय प्रतिफल जिसको बोलते हैं, लेस कैपिटल एम्प्लॉयड जिसको विनियोजित पूंजी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू ऑफ गुडविल की हम इससे वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो गाइज जैसा कि आप देखा कि आपके पास जो फॉर्मूला आया इसमें बेसिकली आपके पास एक वर्ड बार बार आया था एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमें इसकी भी कंप्यूटेशन क्वेश्चन में करनी पड़ सकती है अगर इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में ना दी हुई हो। तो अब समझते हैं कि इसकी हम वैल्यू कैसे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप समझेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। सो गाइस नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। जैसे आपको बताया कि जो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ये हमारे हर फॉर्म में भी ये जरूरत पड़ता है, चाहे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से यूज़ करें इसको, कैपिटलाइजेशन मेथड से यूज़ करें इसको, हम एन्युटी मेथड से यूज़ करें हम, तो ये हमें हर जगह इसका यूज़ आता है। तो इसलिए हमने इसको डिटेल में आपके लिए यहाँ पे एक फॉर्मेट के रूप में तैयार किया है। तो हम बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की। इसको निकालने का जो फॉर्मेट है वो है आपका टोटल रियल असेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, गुडविल, fictitious assets at their market value otherwise book value। तो हम गाइस ये कह सकते हैं कि जो हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है उसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले टोटल रियल एसेट्स लेनी है, और टोटल रियल एसेट्स लेने के लिए जो भी हमारी टोटल एसेट्स होती है उसमें से एक तो हमें इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है, गुडविल को नहीं लेना है, और फिक्टिटियस एसेट्स को भी इसमें शामिल नहीं करना है। यानी कि जो हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो उसको निकालने के लिए हमारे को टोटल रियल एसेट्स को लेना है जिसमें हमें एक्सक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट, गुडविल, फिक्टिटियस एसेट्स और इसको इसकी एट दियर मार्केट वैल्यू, यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको इनकी मार्केट वैल्यू दी हुई है तो आपको उस वैल्यू पर लेना है, और अगर आपको इसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो अदरवाइज एड इसको बुक वैल्यू पर ही लेना होगा। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले फिक्स एसेट्स को लेते हैं एड मार्केट वैल्यू पर। अगर इसमें डेप वगैरह है तो आप उसको डेप को घटा के ले सकते हैं इसमें। फिर करंट एसेट्स को लेते हैं हम, और इन दोनों को जोड़ के हमारी टोटल रियल एसेट्स आती है। फिर इसमें से हम लेस कर देते हैं जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हमारे डिवेंचर हैं, लॉन्ग टर्म लोन है, करंट लायबिलिटीज़ हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशंस हैं। इन सबको लेस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचता है वो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। अब गाइस यहाँ आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि अगर क्वेश्चन में कंप्यूटेशन करते समय जो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है अगर वो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पर दिया है तो आपको यहाँ तक ही वैल्यू निकालनी है, और अगर आपको क्वेश्चन में कहता है कि वो जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जो रेट है वो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर दी गई है, यानी कि आपको वो जो वैल्यू दी गई है वो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर दी गई है, तब उस कंडीशन में फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड में से लेस करना होगा 1/2 करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये हमारा निकल के आता है फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से फिर हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकाल सकते हैं। एक फॉर्मेट के रूप में हमने आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए तैयार किया है। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आया होगा। तो गाइज हम ये कह सकते हैं फिर कि जो गुडविल की टोटल इन्फॉर्मेशन थी वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। उसमें हमने आपको गुडविल का मीनिंग बताया, गुडविल के कौन कौन से मेथड हैं वो बताए, उसके जो फॉर्मूले हैं वो बताए, उन फॉर्मूले को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये बताया, और उनकी कंप्यूटेशन कैसे कर सकते हैं ये बताया। तो गाइज हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमने आपके लिए बहुत मेहनत से ये तैयार की है, आप इसको अपने यूज़ में ले सकते हैं, इसकी कंसर्न इन्फॉर्मेशन को अपने आप नोट कर सकते हैं। और गाइज अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कमेंट भी करते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें। और गाइज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर भी करें ताकि आप सब्सक्राइबर को बढ़वा सकें और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो को बना सकें। तो गाइज़ हमारे चैनल सिंगल कॉमर्स ई क्लासेस जैसा कि आप जानते हैं इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट भी करते रहें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके जो न्यूमेरिकल सेशन है उसको तैयार करेंगे ताकि हम आपको थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों की नॉलेज हम आपको दे सकें। हमारा मोटिव यही है कि हम आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको हम पूरा कर सकें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। धन्यवाद, नमस्कार।